This conference will now be recorded. Any doubt, any question about the previous class? No, sir. For me, sir. So can we proceed for another topic, means the next topic? Yes. Sir. Yes, please. Okay, great. So what I'm going to do from today, I'm just going to start content according to the Microsoft Azure. जो भी Azure AG104 का content है हम उसके behalf पे चीजों को start करने वाले हैं. Right. So as we discussed before, key as per the agenda, we need to understand, we need to start our journey for AG104 from Active Directory services. So I'm just going to help you to understand about each and every point related to the Azure Active Directory. थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस एडी एंड एज्योर एडी. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था बट वी हैवंट डिस्कस मोर अबाउट इट. So I'm going to give you the complete information about Azure AD services. Okay, so Azure AD and on-premises AD, you know that both are different to each other. On-premises AD का मतलब है कि you must need to establish your own server और उस server के ऊपर अपने roles को install करेंगे, ADDS role को install करेंगे, and then we are able to configure the Active Directory services. Azure Active Directory की अगर हम बात करें तो Azure Active Directory is a type of built-in service जिसको हम कंसीडर करते हैं दिस इज टाइप ऑफ पैस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जो कि 75% मैनेज बाय द प्रोवाइडर एंड 25% मैनेज बाय द यूजर. ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है Azure Active Directory का. मैं आपको बिल्कुल बेस से समझाता हूँ कि Azure AD की इंपॉर्टेंस क्या है. एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, ये अपने पास Azure का पोर्टल है, दिस इज कंप्लीट Azure पोर्टल. And you know that Azure portal pay, as per the document, Azure will give us a up to more than 3600 services. Azure के पास लगभग 3600 प्लस सर्विसेज अवेलेबल है और हर एक सर्विस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्लेटफॉर्म जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट है. आई होप यू ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365. आपको आइडिया होगा माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के बारे में, एंड उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे कि एज्योर के अंदर खुद की भी सर्विसेज रहती हैं जैसे एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप. यहाँ पे तीन अलग अलग पोर्टल हैं. जो है पहला माइक्रोसॉफ्ट 365, दूसरा अपने पास जो सर्विस है विच इज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, एंड नंबर थर्ड वी हैव ऑप्शन ऑफ एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप जिसको हम एवीडी बोलते हैं. ये सभी प्रोडक्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड हैं, ये सभी प्रोडक्ट हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं. अब जब आप एज्योर एडी पे साइन अप करते हो ना तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू यूज वन ईमेल आईडी. मान लीजिए आपने इस पोर्टल पे साइन अप किया, एज्योर पोर्टल पे साइन अप किया विद द हेल्प ऑफ abc@gmail.com. ये हमारे पास मेल आईडी है जिसके जरिए आपने साइन अप किया, मींस आपने इस पोर्टल को लॉग इन किया और अकाउंट क्रिएट किया. इस यूजर आईडी के साथ साथ यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड वन पासवर्ड एज वेल. आपने एक पासवर्ड असाइन किया इसको. नाउ बाय यूजिंग द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यस, बाय यूजिंग द सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल को भी ओपन कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल को भी ओपन कर सकते हो, और एवीटी के अंदर जो होस्ट पूल बनाएंगे उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए क्रिएट किया जा सकता है. ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर सिंगल आईडी दैट वी क्रिएटेड फॉर द एज्योर पोर्टल. एज्योर पोर्टल के अंदर वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन एज्योर एडी. अंडर द एज्योर एडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके अंदर यूजर क्रिएट किया जा सकता है, इसके अंदर ग्रुप बनाया जा सकता है, इसके अंदर लाइसेंस असाइन किया जा सकता है. ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखाई पड़ जाते हैं. नाउ अब जो यूजर आप क्रिएट करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक यूजर, दो तीन यूजर आपने तैयार किए. ठीक है, आपने 2 से 3 यूजर यहाँ पे तैयार किए.
सेम यूजर XYZ नाम का आपने एक यूजर बनाया, आप सेम XYZ यूजर को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के लिए यूज कर सकते हैं. Same user that you created with the help of Azure Active Directory, you can use with Microsoft Intune portal. आप Intune portal के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और XYZ यूजर के जरिए आप अपने Azure portal को भी लॉग इन करा सकते हैं. एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो. Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है ना. तो एक Azure AD का पोर्टल या फिर एक Azure AD की सर्विस हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है. अभी हम MS Intune नहीं देखने वाले हैं, AVD नहीं देखने वाले हैं, Office 365 नहीं देखने वाले हैं, बट एज ए Azure इंजीनियर, एज ए Azure एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू सेट अप Azure Active Directory और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है. I'm going to help you to understand about the usage of Azure Active Directory with the help of Azure Services. MS Intune हटा देते हैं, Microsoft 365 को भी नई पिक्चर में लाएंगे. अभी हम AVD के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. सिर्फ अगर आपके पास Azure AD का Azure पोर्टल का एक्सेस है, तो उस Azure पोर्टल को हैंडल करने के लिए आपका Azure AD अकाउंट किस तरीके से मदद करेगा, किस तरीके से हमारी हेल्प करेगा रियल इन्वायरमेंट में. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. आपको यहाँ पे हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बिकॉज अगर हमें एडी समझ में आ गया अच्छे से, तो डेफिनेटली आप क्लाइंट की हर एक रिक्वायरमेंट को आसानी से एडी पोर्टल के जरिए हैंडल कर पाएंगे, आसानी से उसको फुलफिल कर पाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस इज आवर एज्योर पोर्टल. ध्यान से समझना इसको. दिस इज अवर एज्योर पोर्टल. जो लोग एडी से हैं वो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ में आ जाएगा. मीन्स थोड़ा बहुत भी आइडिया हमें एक्टिव डायरेक्टरी का, ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी का, सो डेफिनेटली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. दिस इज अवर एज्योर पोर्टल. और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वी हैव एन नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल. दो सर्विसेज कैन वी कैन यूज फॉर ऑन डेली बेसिस. अपने डेली बेसिस के लिए हम अपनी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? So a number of services are available. Our responsibility to understand about how we can manage these services. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि as per the company requirement, you created lots of services. You created multiple VMs. You established your firewall. यहाँ पे आपने अपने firewall को सेटअप कर रखा है. You established your own VNet. आपने VNet तैयार कर रखा है. आपने हाई कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज परचेज कर रखा है. आपने डेटाबेस तैयार कर रखा है, डीबी आपने तैयार कर रखा है. एंड अनफॉर्चुनेटली आप अकेले इस पोर्टल को हैंडल कर रहे हैं. मीन्स abc@gmail.com जो रूट अकाउंट है, वो अकेला बंदा इन सभी सर्विसेज को हैंडल कर रहा है. Think about you are a single person, a single engineer who responsible to take care the entire services. वीएम भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, नेटवर्क भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, बीनेट वगैरह, बीपीएन वगैरह सब आप हैंडल कर रहे हो. फायरवॉल आपकी जिम्मेदारी पे है. कोई भी इशू आता है फायरवॉल में आप देखेंगे. स्टोरेज आप देख रहे हैं, डेटाबेस आप देख रहे हैं, विच इज रियली डिफिकल्ट. ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, यू नो वेरी वेल अबाउट हाउ टू मैनेज दीज सर्विसेज, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम के शॉर्टेज है. हमारी 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, जिसमें से 1 आवर का हमारा लंच टाइम जाता है. तो 8 आवर्स हमारे पास वर्किंग आवर्स जो है 8 आवर्स है. 8 घंटे में हम अपनी टिकट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. यू हैव अ मच आइडिया, यू नो वेरी वेल अबाउट हर एक इशूज को आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हो. बट अनफॉर्चुनेटली एक इशू रिजॉल्व करने में हमें लग रहा है 25 से 30 मिनट. सो टाइम कम होने की वजह से बहुत सारे ऐसे टिकट्स हैं जो हम उनको टच ही नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं. ओनली द लैक ऑफ टाइमिंग. सो आप क्या करेंगे इस केस में? आप क्या करेंगे? यू शुड कोऑर्डिनेट टू योर मैनेजर. आप अपने मैनेजर से बोलोगे कि आई एम एबल टू डू
ईच एंड एवरी टिकट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं है, इतना ज्यादा वर्कलोड है कि हमारी जो शिफ्ट है उसमें, उस शिफ्ट में जितने भी टिकट्स आते हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो ये टिकट बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट टू अवर सी सैट, ये हमारे सी सैट पे इम्पैक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब व्हाट यू नीड टू डू, मैनेजर विल गाइड यू, कि मैनेजर आपसे बोलेगा कि प्लीज यू शुड हायर फ्यू मोर इंजीनियर्स, और आप उनको अपने अंडर में काम कराओ। आप एज ए रूट काम कर रहे हो, आप एज ए एडमिन काम कर रहे हो, राइट? एंड नाउ मैनेजर ने आपको अप्रूवल दिया कि यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल, टिकट्स को मैनेज करने के लिए, टिकट्स को हैंडल करने के लिए मेरी तरफ से आप फ्री हो, आप कितने भी 2-3 इंजीनियर आप अपने अकॉर्डिंग हायर कर लो और उनको अपना काम डिवाइड कर लो। अब आपने क्या किया, 3 इंजीनियर यहाँ पे फटाफट से हायर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हायर किया, मे बी AWS के नाम से एक हायर किया बंदा, एक एज्योर के नाम से बंदा हायर किया, और एक आपने GCP के नाम से इंजीनियर हायर कर दिया। ये तीनों इंजीनियर अब आपके लिए काम करेंगे, कंपनी के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, बट सबसे पहले वो आपका वर्कलोड डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। नाउ AWS, Azure, GCP, they know very well each and every point, इन सबको सब कुछ पता है, इनको VM के बारे में, इनको स्टोरेज के बारे में, नेटवर्क के बारे में, डेटाबेस के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, बैकअप के बारे में, मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ मालूम है। बट आप सबको पूरा टास्क नहीं दोगे। आपने प्लान किया कि एक काम करते हैं, AWS का जो बंदा है ना, इसको वर्चुअल मशीन असाइन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, वर्चुअल मशीन असाइन कर देते हैं कि जितने भी VM से रिलेटेड टास्क हैं AWS विल मैनेज। चलिए, Azure विल मैनेज नेटवर्क, फायरवॉल, VPN, वर्चुअल नेटवर्क, VNet पेयरिंग, लोड बैलेंसर, ये सारी एक्टिविटी, नेटवर्क, फायरवॉल या जो भी अदर टास्क हैं, वो कौन मैनेज करेगा, मैनेज बाय द Azure। नंबर थर्ड, GCP, आपने बोला कि GCP रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज स्टोरेज एंड डेटाबेसेस। एवरीवन प्लीज कंफर्म, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है ना तो प्लीज क्वेश्चन पुट अप कर लेना, बिकॉज आपको ये लाइव करना पड़ेगा इन फ्यूचर। जब आप क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। सो मेक श्योर यू हैव अ मच आइडिया। अभी तो हम आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं theoretically, we'll move ourselves to the portal and we'll discuss about कि कैसे ये पॉसिबल है या कैसे हम अपने वर्कलोड को डिवाइड करेंगे। तो इसलिए बेस आपका मजबूत होगा तो आप आसानी से कोई भी चीजें इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने पोर्टल पे। सो लेट आई होप कि अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड। यू आर ऑनर, abc@gmail.com, you are honor, you hired ABC, you hired Azure, you hired GCP एज वेल, और आपने इनको सबको काम दे दिया कि भाई आप VM, अब VM की टिकट आपके पास आएगी तो किसको हैंडल करेंगे, AWS विल मैनेज। अगर आपको नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज आया तो आप Azure को मैनेज करने के लिए बोल दोगे। अगर आपको स्टोरेज से रिलेटेड कोई टिकट्स आया तो आप GCP को बोल दोगे कि GCP विल टेक केयर। आपका काम दो है, थोड़ा बहुत तो डिवाइड हो गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी बिलिंग की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी बनी सिक्योरिटी की, फॉल्ट टॉलरेंस की, डिजास्टर रिकवरी की, फेल ओवर की, रेप्लिकेशन की, बैकअप की, मॉनिटरिंग की। जो बड़े टास्क हैं जिनकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रन करता है, जिनकी वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर रहता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। नॉर्मल जो टास्क है, नॉर्मल जो एक्टिविटी है, द ऑल एंटायर एक्टिविटी विल मैनेज बाय द आवर यूजर्स। एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो तो। Yes, Yes, sir. sir, clear. ठीक है ना? तो आप ना इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, एडी के पार्ट पे काम करते हैं, लोकल एडी पे काम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमें पूरे राइट्स नहीं मिलते। हम VMware के पे काम करते हैं तो हमको VMware का पूरा राइट्स नहीं देता कोई, राइट? सो VMware पे कभी दे दिया कि आप वर्चुअल मशीन बनाओगे, उसमें उसका स्नैपशॉट ले सकते हो, उसमें
हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो, मतलब छोटे छोटे टास्क देते हैं। वी सेंटर का फुल एक्सेस नहीं देते। डेलीगेटेड यूजर हमें प्रोवाइड किया जाता है, और डेलीगेटेड यूजर जो है लिमिटेड टास्क परफॉर्म करता है। मींस जिसको आपने वीएम की ऑप्शन दिया है ना, जिसको आपने वर्चुअल मशीन हैंडल करने का टास्क दिया है, वो बंदा नेटवर्क नहीं देखेगा। जिसको आपने नेटवर्क को की अथॉरिटी दी है, वो बंदा स्टोरेज नहीं देख पाएगा। सर ये सब मैनेज करेंगे क्या आरबैक से? हाँ, आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैनेज कैसे करेंगे। थ्योरेटिकल तो आपको समझ में आ गया, बट अब हमें इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल देखना है। तो अब इनको इम्प्लीमेंट करना, अथॉरिटी प्रोवाइड करना, और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए कुछ सर्विसेज होती हैं एडी के पास। सबसे पहला सर्विस आता है वर्कलोड डिवाइड करने के लिए, वो होता है हमारा आर बैक। सो आर बैक क्या है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसको हम क्या बोलते हैं? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पॉलिसी वगैरह पे भी आएंगे, अभी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। अब ये जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है ना, इट इज आल्सो कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट। ये आरबैक की जो सर्विस है ना, ये भी दो पार्ट में डिवाइड की गई है। वन इज बिल्ट इन रोल। आप इसमें क्या बोल सकते हैं? दिस इज बिल्ट इन रोल। और दूसरा है कस्टम रोल। एक अपने पास बिल्ट इन रोल है, और दूसरा अपने पास क्या है? कस्टम रोल। मीनिंग क्या होती है? बिल्ट इन रोल में एजूर ने बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की जैसे जैसे डिमांड है या जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है सर्विसेज को। और दूसरा अपने पास जो है वो है बिल्ट कस्टम रोल। कस्टम रोल एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें क्या होगा कि यू विल डिसाइड, आप जिम्मेदार हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको देखना है कि आप कैसे सर्विसेज को हैंडल करते हो। यू आर ऑनर ऑफ योर रोल, और आप अपने रोल के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज कर पाओगे। इज दैट ओके? Yes. आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू शो यू प्रैक्टिकल। अब बारी आती है कि चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क। सेम ही टास्क पे काम करेंगे, जो जो हमने चीजें मैनेज की हैं इसी पे टास्क परफॉर्म करेंगे, ताकि आपका थोड़ा सा बेस मजबूत हो आरबैक के बारे में। नॉट ओनली द आरबैक, यू शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो एज्योर एडी को यूज करने के लिए मैंडेटरी टू ओपन अवर एज्योर पोर्टल। हम डायरेक्टली अपने चलते हैं पोर्टल पे, portal.azure.com। सर यहाँ पे क्वेश्चन था। प्लीज। जैसे हमने एडी में अभी आपने बताया कि जो है सर्विसेज हम इंट्यून से या 365 से डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल से एक ही जीमेल मतलब एक ही आईडी से हम साइन इन कर सकते हैं। तो इसमें एसएसओ सर्विसेज बाय डिफॉल्ट एजोर एडी में इनेबल होते हैं या उसको इनेबल करना पड़ता है? नहीं अच्छा, नहीं 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 इन नहीं। परफॉर्मेंस में ए- हम लोग एसएसओ सर्विसेज लगाते हैं इसके लिए। हम्म हम्म। तो एजोर में ऐसे एसएसओ सर्विसेज इनेबल सिंगल साइन ऑन सर्विस सर यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है या ये मतलब किस तरह काम करता है एजोर एडी में? एसएसओ पिक्चर में तब आएगा जब आप अपने लोकल एडी का यूजर ट्रांसफर करोगे। ओके। जब आप अपने अगर हम एजोर लोकल पे ही मशीन मतलब पे, न्यू एडी जी हाँ, जब जब आप लोकल एडी इंस्टॉल करोगे, ऑन प्रोमाइसिस पे एडी इंस्टॉल करोगे ना, और उसके यूजर को जी एज्योर पोर्टल के एडी पे लाओगे, उस केस में एसएसओ जी आपको ऑप्शन मिलेगा। अभी जो हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो डायरेक्टली पोर्टल पे क्रिएट कर रहे हैं। जी ठीक है? तो ये यूजर आपका किसकी प्रॉपर्टीज हुई?
ये आपके एज्योर की प्रॉपर्टी हुई, तो वो उसमें राइट। एसएसओ की नीड ही नहीं रहेगी। जितने भी आपके इंट्यून का पोर्टल है या ऑफिस 365 का पोर्टल है या एवीडी का सेटअप है, यहाँ वहां इन तीनों जगह पर एक ही यूजर के थ्रू लॉगिन करा सकते हैं। वो आपसे एक छोटा सा अप्रूवल मांगेगा, आपको कुछ कोड भेजेगा, आप कोड अप्रूव कर दोगे, आप इमीडिएटली माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल यूज करना स्टार्ट कर दोगे। सर और जैसे हमने एजोर पे ही एक सर्वर क्रिएट किया और हाँ, उसमें कुछ हमारी वेब सर्विसेज रन कर रही हैं, वो जो क्लाइंट मैनेज कर रहा है। ठीक तो है। अब क्लाइंट को अगर साइन इन करना है तो उसके लिए भी हम आईडी अपने एजोर पे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए तो फिर एसएसओ इनेबल करना पड़ेगा। आपने वर्चुअल मशीन बना रखी है, राइट? वर्चुअल मशीन से मैंने हाँ एजोर पे बना रखी है। और और उसको हाँ वो मतलब थर्ड पार्टी मतलब हमारे क्लाइंट हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। वो हमारे ही डोमेन पे हैं जिसपे हम अपना एजोर का पूरा सेटअप कर रखे हैं। और हमने एक एजोर पे आईडी उनको क्रिएट करके जो उनका मतलब उनका डोमेन आईडी है मैंने क्लाइंट को दे दिया हम्म कि आप इस एक्सेस से सर्वर में इंटर्ड हो जाएंगे, बट उनकी कुछ एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं। उस हम्म एप्लीकेशन के भी साइन इन के लिए उनको मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हम सेम डोमेन आईडी से ही एक्सेस करना चाहते हैं, हमारा क्लाइंट के अंदर जो हमारे एप्लीकेशन हैं वो भी। ओके, सो उसके लिए आपको एडी पिक्चर में लाना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू कॉन्फ़िगर द एसएसओ विद योर अवर एज़्योर एडी कनेक्ट टूल। और उसके जरिए फिर हम इनको सर्विसेज एसएसओ की प्रोवाइड करेंगे कि एक ही यूजर आईडी और पासवर्ड से जितने भी एप्लीकेशन वो यूज करना चाहते हैं, हर एक एप्लीकेशन में सेम यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करा सकते हैं। तो एसएसओ सर्विस यहाँ पे एजोर एडी में बाय डिफॉल्ट हमको मतलब मिलता है या उसको अलग से नहीं, नहीं, सर्विसेज इनेबल कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं? कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप देखो एज़्योर एडी कनेक्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इन्होंने थोड़ा-सा अपडेट किया, क्लाउड सिंक्रोनाइज़ेशन, कनेक्ट सिंक्रोनाइज़ेशन, 3-4 ऑप्शन इन्होंने दिए। तो जब आप कनेक्ट सिंक्रोनाइज़ेशन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सिंगल साइन ऑन का। अब देखिए यहाँ पे सिंगल साइन ऑन, ओके। एसएसओ का सिंगल ऑप्शन दिखाई साइन पड़ रहा है, सीमलेस सिंगल साइन ऑन, और एक डोमेन भी अटैच है। अनफॉर्चुनेटली ये जो डोमेन है वो हमारा डाउन है। अब देखिए स्टेटस में एक्सप्लेनेशन का मार्क आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो इन। डोमेन है वो डाउन हो चुका है। और इसका लास्ट लॉगिन था 12 फरवरी 2023, ये लास्ट हमने सिंक्रोनाइज किया था। यस। ठीक है, तो जब तक आपका ऑन प्रोमाइसिस डोमेन नहीं आएगा, आप इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे, एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। और एसएसओ का काम होता है कि ऑन प्रोमाइसिस एडी के यूजर्स को आप अपने एज्योर पोर्टल पे सिंक्रोनाइज करें, और सभी यूजर्स को जो सिंक्रोनाइज किया आपने यूजर, उन सभी यूजर को आप एसएसओ प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो रन कर रहे हैं एज्योर पोर्टल पे, उन एप्लीकेशन को ऑन प्रोमाइसिस एडी यूजर के पासवर्ड से, यूजर नेम से एक्सेस किया जा सके। इज दैट क्लियर? यस सर, गॉट इट। थैंक यू। प्रैक्टिकल है इसका, परेशान ना हो, इसका प्रैक्टिकल है। वी हैव अ प्रैक्टिकल टू डिस्कस अबाउट इट। अभी तो हम बहुत बेसिक पे हैं, अभी तो हम आपको केवल यूजर के बारे में बता रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द ठीक है। एडी ज्वाइन, एडी कनेक्ट, कस्टम डोमेन, एसएसपीआर, सेल्फ सर्विस पासवर्ड जिसको कहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहते हैं। ये सभी टॉपिक्स अभी अपने पास रिमेनिंग पड़े हैं, तो ये सभी टॉपिक के बारे में भी ओके सर। बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए, अभी हम आ गए हैं ठीक है। एज्योर एडी के पोर्टल पे। मींस जो हम एडी ओपन किए, एडी के अंदर सॉरी एज्योर पोर्टल ओपन किए, एज्योर पोर्टल ओपन करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ गया। नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ अवर एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यूजर ग्रुप, एक्सटर्नल आइडेंटिटी, रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, डिवाइसेस, लाइसेंसेस, कस्टम डोमेन नेम, एडी कनेक्ट, एमडीएम, एमएएम, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। और ये बैकबोन माना जाता है, एज्योर एडी को अपने माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट का बैकबोन माना जाता है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ ऑप्शन, इट विल प्रोवाइड अस अ लॉट्स ऑफ सर्विसेज। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पार्ट पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को हैंडल करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यूजर्स वाले पैनल पे।
अंडर द एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी वी आर एबल टू फाइंड द यूजर्स ऑप्शन, और इस यूजर ऑप्शन में हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. नाउ अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट क्रिएटेड एनी यूजर. अभी हमने कोई भी यूजर नहीं क्रिएट किया, सो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू फाइंड. और ये जो यूजर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज अवर बिल्ट इन यूजर. ये हमारा बिल्ट इन यूजर अवेलेबल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन मैनेज दिस सर्विसेज. हम इसको देख लेते हैं कि कैसे ये इन सर्विस को मैनेज किया जा सकता है. लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ मेथड दैट वी हैव टू क्रिएट यूजर. न्यू पे जाएंगे, आपको दो ऑप्शन मिल रहा है. डाउनलोड यूजर है, बल्क ऑपरेशन में बल्क क्रिएशन है, बल्क इनवाइट है, बल्क डिलीट है, एंड वी हैव ऑप्शन ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एमएफए बना सकते हैं, और एसएसपीआर का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन मैनेज दिस इन्वायरमेंट. पहले हम न्यू यूजर पे जाते सॉरी हैं. सर, ये अपने पर यूजर एमएफए मींस क्या है? आप एमएफए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. आप अपने यूजर को सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं. ओके. If you want to provide the second layer of security, then MFA come into the picture. क्योंकि यूजर आईडी एंड पासवर्ड पे ट्रस्ट नहीं है हमें. किसी को भी गेस हो सकता है कि हमारा पासवर्ड ये गेस कर ले बंदा, और अगर गेस कर गया और कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं है तो वो लॉग इन करा लेगा. जैसे सर ऑफिस 365 में जैसे यूजर्स लॉग इन करते हैं, सेम उसकी तरह. ऑफिस बिल्कुल सेम ही यस एग्जैक्टली. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी हम एक नया यूजर क्रिएट करते हैं. क्रिएट यूजर पे क्लिक किया और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज जहां पे बेसिक प्रॉपर्टीज, असाइनमेंट्स और रिव्यू है. तो एक यूजर हम तैयार करते हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ AWS के नाम से. ठीक है, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ AWS. डिस्प्ले नेम भी हम सेम ही रखना चाहते हैं, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. पासवर्ड आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, आर यू वांटेड टू क्रिएट अ पासवर्ड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको पासवर्ड चाहिए. ऑटो जनरेट पासवर्ड और सेल्फ क्रिएट पासवर्ड, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. हमने यहाँ पे अपना पर्सनल पासवर्ड दे दिया, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ना केवल एक ही डोमेन है. कस्टम डोमेन पे हमने अभी काम नहीं किया, आगे डिस्कस करेंगे. तो हम अपने जो बिल्ट इन डोमेन है ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का जो डोमेन है उसी पे हम आगे बढ़ जाते हैं. अकाउंट इनेबल्ड, डेफिनेटली इसको इनेबल करके रखना चाहते हैं ताकि हम अपने यूजर को लॉगिन करा पाए. तो ये हमारा यूजर हो गया, ये हमने पासवर्ड दे दिया और अकाउंट इनेबल करते हैं. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज, जिसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स की प्रोवाइड कर देंगे. अपनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर की प्रोवाइड कर देंगे. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, जॉइन जॉब जॉब टाइटल क्या है, इसकी प्रोफाइल क्या है, कंपनी नेम क्या है, एवरीथिंग यू कैन फिल हियर. अब बारी आती है असाइनमेंट में. आप देखिए असाइनमेंट में दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं. एक दिखाई पड़ रहा है ग्रुप का, और दूसरा दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन रोल का. इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत चेंजेस किए हैं पोर्टल के ऊपर, स्पेशली एज्योर एडी के पैनल के ऊपर. तो मैं आपको इसको में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ टू 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 अंडरस्टैंड अबाउट कि ये दोनों जो असाइनमेंट है ये यूजर असाइनमेंट क्या है. क्योंकि इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन कि what is use of assignment icon in Azure AD panel. So Azure AD यूजर में यूजर असाइनमेंट्स क्या होता है? Azure AD यूजर असाइनमेंट्स. So as per the name suggests, assignment is categorized in two different part, या असाइनमेंट पे दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं. एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड ग्रुप का, और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड रोल का. ऐड ग्रुप एंड ऐड रोल. ग्रुप अगर हम बात करें तो आई होप यू ऑल ऑफ यू अवेयर वेरी मच अबाउट द ग्रुप. जब आप ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे ग्रुप वाले पार्ट पे क्लिक करते हो तो
आई थिंक दो तरीके के ग्रुप बना सकते हैं। रिमेंबर एडी की बात कर रहे हैं हम। ऑन प्रोमाइसेस एडी में जब आप क्लिक करते हैं, ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी में जब आप क्लिक करते हैं, तो यू विल गेट अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट वी कैन से दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। दो तरीके के ग्रुप रहते हैं। एक हाँ सिक्योरिटी ग्रुप रहता है, सॉरी हाँ, सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब उसी तरीके से एज्योर के पोर्टल पे भी हमारे पास दो तरीके के ग्रुप मिलेंगे। सेम ही मान के चलो, यहाँ पे भी सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप मिल जाएगा। एक नया पेज ओपन कर लेते हैं एडी का, ताकि हम आसानी से समझ सकें चीजों को। एडी का पैनल, ये ऑलरेडी हम एक पेज पे हैं, दूसरा पेज हम ओपन करा लेते हैं। दिस इज अवर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल, और यहाँ पे हमने ग्रुप पे क्लिक किया एंड इट विल गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट अ ग्रुप। जब आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करोगे ना, इट विल अगेन गिव यू द सेम ऑप्शन। यहाँ सिक्योरिटी दिख रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट 365 का नाम आ रहा है, जो कि काम दोनों का सेम ही है। जिस तरीके से ऑन प्रोमाइसेस पे सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप काम करता है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट 3 एज्योर पोर्टल के ऊपर ये आपको ऑप्शन दे रहा है फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365। एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिक्योरिटी ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप का में डिफरेंस क्या है। तो वैसे तो हम सेपरेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी ऐड ग्रुप का ऑप्शन आया तो यहाँ पे थोड़ा सा जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप एंड दूसरा माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पे दिखे हमें, एक है सिक्योरिटी ग्रुप, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप इज यूज फॉर द परमिशन। अगर आपको कोई परमिशंस प्रोवाइड करनी है, then security group can help you. If you want to apply any policy, then again पॉलिसी के लिए भी सिक्योरिटी ग्रुप काम करेगा। अगर आपको डेलीगेशन करना है तो भी आपका सिक्योरिटी ग्रुप ही हेल्प करेगा आपकी। these all are the reason that we can use security group. अब अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट 365 की, अगर आपको सेम यूजर या सेम ग्रुप ऑफिस की सर्विसेज यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। डीएल, शेयर्ड मेल बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, ऐसे 3 से 4 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट हम करेंगे जब भी हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये हो गई बात अपने पास ग्रुप की। मल्टीपल यूजर के ऊपर एक ही परमिशन लगानी है, एक ही पॉलिसी लगानी है, तो उसके लिए एक एक यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करने से बेटर है कि आप इंडिविजुअल यूजर क्रिएट एक ग्रुप क्रिएट करो और उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स आप असाइन करना चाहते हैं उन यूजर्स को आप सिंपली असाइन कर दीजिए। असाइन करने के बाद दे ऑल आर एबल टू एक्सेस द सेम सर्विसेज। वो सभी यूजर सेम सर्विसेज को एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है सबको पता ही होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल ग्रुप। जो नॉर्मल ग्रुप हम तैयार करते हैं एडी के अंदर, ऐसे सेम ही इसी तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। उम्मीद है चीजें एजूर में समझ में आ कोई रही होंगी। ग्रुप टाइप, एजूर में कोई ग्रुप टाइप नहीं है ना, जैसे ऑन प्रेमिसेस में लोकल नहीं ग्रुप, नहीं, है यूनिवर्सल है। ग्रुप, ग्लोब। ओके। अच्छा, आप ग्रुप स्कोप की बात कर रहे हैं, टाइप नहीं। टाइप तो है, स्कोप नहीं है। आप स्कोप की बात कर रहे यस हो कि यस ग्लोबल यस, लेवल या का, स्कोप्स, है ना, या डोमेन स्कोप लेवल स्कोप का स्कोप। या यूनिवर्सल। नहीं, स्कोप नहीं है यहाँ पे, ओके सिर्फ टाइप है, स्कोप नहीं है। ओके ओके।
ठीक है। सो स्कोप नाउ सर आई थिंक ये ऑफिस 365 में। नहीं, वहां पे भी नहीं है। स्कोप का ऑप्शन आपको केवल लोकल पे मिलेगा। ओके। स्कोप का जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको लोकल पे मिलेगा, वहां पे भी नहीं मिलेगा। ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्रुप के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है, मीन्स कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। बट अभी के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजर्स मैनेजमेंट। ये हो गया ग्रुप की डिटेल। अब बात आती है रोल की। तो रोल, आई होप कि यू नो दैट कि जब भी आप ऑन प्रोमाइसेस एडी पे यूजर क्रिएट करते हैं तो आप देखते होगे बहुत सारे बिल्ट इन ग्रुप मिल जाते हैं आपको। अगर हम इसको कंपेयर करें तो बहुत सारे बिल्ट इन ग्रुप मिल जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे। जैसे आपका ऑप्शन मिल जाता है इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का, पावर यूजर बनाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। ऑन प्रोमाइसेस एडी के केस में मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक रिमोट डेस्कटॉप का मेंबर बना दिया, किसी को सिक्योरिटी का मेंबर बना दिया। वैसे ही एज्योर पोर्टल के ऊपर आपको बहुत सारे बिल्ट इन ग्रुप्स मिलते हैं, बिल्ट इन रोल्स मिलते हैं, जैसे कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ग्लोबल एडमिन का मेंबर बनाना है, या फिर अदर जो अपने पास ऑप्शन है, जो अदर यूजर है, लाइक एज ए यूजर एडमिन का आपने मेंबर बना दिया, ग्रुप एडमिन का मेंबर बना दिया। इस तरीके से मल्टीपल आपके पास बिल्ट इन ग्रुप, बिल्ट इन रोल्स रहते हैं, जिन रोल्स को आप असाइन करके अपने नॉर्मल यूजर की वैलिडिटी, वैल्यू, नॉट वैलिडिटी, अपने नॉर्मल यूजर की वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स राइट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी को हम डेलीगेशन के नाम से जानते हैं। I don't want to make any, I don't want to add any group, I don't want to add any role। अभी हम कोई रोल या कोई भी ग्रुप असाइन नहीं करना चाहते हैं। सिंपल सा इसको क्रिएट करके एंड नेक्स्ट करके क्रिएट कर देते हैं। We successfully created one user with name of AWS। एक AWS का यूजर हमने तैयार किया, और अनफॉर्चुनेटली इस यूजर के पास कोई राइट्स नहीं दिए हमने। तो चलिए इस यूजर को कॉपी करते हैं, यूजर नेम को इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन कर लेते हैं यहीं पे, portal.azure.com पे चलते हैं और अब इसी यूजर से लॉगिन करा लेते हैं। फर्स्ट लॉगिन है तो मैंडेटरी है कि आपको पासवर्ड रीसेट करना ही पड़ेगा। आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाउ, और यहाँ पे लॉगिन करा लेते हैं। वी आर एबल टू लॉग इन अवर नेक्स्ट एज्योर पोर्टल, और वो भी AWS अकाउंट के जरिए। लेट्स चेक क्या आप इस पे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। लेट्स चेक कि क्या हम कोई सर्विस अभी एग्जिस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि दिस इज नॉर्मल यूजर। अभी जो हमने यूजर बनाया है इसको कोई भी परमिशन नहीं दे रखी है, ये सिंपल एक यूजर है। कंप्यूट पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल मशीन का ऑप्शन देखते हैं, VM क्या कोई वर्चुअल मशीन यहाँ पे अवेलेबल है, क्या हम नई वर्चुअल मशीन बना पाएंगे। सो इट विल गिव अस ऑप्शन लाइक दिस, मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज। आप लॉगिन तो कर सकते हो पोर्टल को, लेकिन आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपके पास कोई आरबैक की सर्विस नहीं है, आपके रूट ने आपको कोई भी ऑप्शन ऑथराइज नहीं कर रखा है। तो अब आ जाते हैं एक बार डायग्राम पे, जो
हमने डिस्कस किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आपने पोर्टल लॉगिन किया किससे? एक रूट अकाउंट से, और रूट अकाउंट ने एक यूजर बनाया एबीसी के नाम से या एडब्ल्यूएस के नाम से। उस बंदे ने लॉगिन किया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब आर बैक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। आर बैक क्या करेगा? जिस भी सर्विस को ऑथराइज करना चाहते हैं अपने एडब्ल्यूएस यूजर के लिए, आरबैक विल हेल्प यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार रूट अकाउंट पे चलते हैं और रूट अकाउंट पे देखते हैं कि क्या कोई सर्विस हमारे पास पहले से है। नहीं है तो एक सर्विस हम क्रिएट कर लेंगे। मे बी शायद हमने स्टोरेज बनाया होगा, स्टोरेज दिखना चाहिए, या वर्चुअल मशीन हमने पहले क्रिएट की थी। तो लेट्स चेक कि क्या अपने पास कोई सर्विस अवेलेबल है। वर्चुअल मशीन तो नहीं है अपने पास। लेट मी चेक स्टोरेज। स्टोरेज अकाउंट, दो स्टोरेज अकाउंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक है न्यू स्टोरेज 1988-6, दूसरा है वीएम स्टोरेज 1988। दोनों स्टोरेज वर्क कर रहे हैं। दोनों स्टोरेज में आप अपना पर्सनल डेटा, डॉक्यूमेंट कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऑनर हो इसके। सो बट अगर हम यूजर के पार्ट पे देखें और स्टोरेज को ओपन कराते देखते हैं, सिक्योरिटी स्टोरेज और स्टोरेज अकाउंट पे देखते हैं, तो अगेन वी आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग। हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग यूजर्स, रूट के पास एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट है, रूट के पास जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट है, उसी स्टोरेज अकाउंट को शेयर करना चाहते हैं, उसी स्टोरेज अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। किसके साथ? अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ, इस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट के साथ। दिस इज आर मोटो बेसिकली, ये हमारा बेसिकली मोटो है। तो लेट्स ट्राई टू चेक इट, कैसे इसको अचीव करते हैं, कैसे इसको मैनेज करने का काम करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। एनीवन गाइस? नो क्वेश्चन आल्सो। सर जो हम अभी ये पोर्टल पे कर रहे हैं ये सारे से एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के हैं। ये जो हमें अभी हमने एडब्ल्यूएस यूजर जो क्रिएट किया, ये हाँ जी, ये हेल्पिंग हैंड के लिए, जैसे सपोज एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके हेल्पिंग हैंड के लिए सब सारी सर्विसेज है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, और जैसे सपोज उस हमारे पास जो एक सब्सक्रिप्शन है कंपनी के लिए, उसके लिए हमें हम्म। भाई यूजर इसमें क्रिएट करके नहीं, वीएम्स क्रिएट करके उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना सर्विसेज, नहीं, वीएम तो या अलग है ना, स्टोरेज। वीएम का तो कॉन्सेप्ट अलग है ना। अच्छा सपोज वो एक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय हमें उसको इसमें ही यूजर क्रिएट करके देना होगा, या फिर अलग से उसके लिए कोई यूजर होगा तो नहीं सर्विसेज नहीं यूज से करे। नहीं नहीं, देखो, हम अपना वर्कलोड डिवाइड करना चाहते हैं ना। हम उसको ना हम्म। सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, ना रूट अकाउंट का एक्सेस दे सकते हैं। हम्म। हम तो उसको अपने अंडर में काम कराना चाहते हैं ना। तो अगर अगर यस अलग सर। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप सर्विस फिर अलग देनी पड़ेगी। और आप जितने भी इंजीनियर्स हैं, 10 इंजीनियर अगर हमने हायर किए तो 10 अकाउंट तो कभी क्रिएट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ओके। सर्विसेज एक जगह से मैनेज करनी है, हर जगह से सर्विसेज मैनेज नहीं करनी। इज ओके। दैट करेक्ट? यस सर, नोटेड। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, स्टेप पे देखते हैं। वी आर अनेबल टू फाइंड एनी सर्विस। ना हमें स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे देखने को मिला, और ना और कोई सर्विसेज। जब भी हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आते हैं, वी आर अनेबल टू फाइंड एनीथिंग, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपका रूट एडमिन जो है, जो ये अपना रूट अकाउंट है, आई वांटेड टू शेयर वीएम स्टोरेज 1988। हम चाहते हैं कि ये बंदा इस स्टोरेज में होने वाले हर एक एक्टिविटी को हैंडल करे खुद से। तो डेफिनेटली वो आपको शेयर करना पड़ेगा उसके साथ। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। इस अकाउंट को ओपन करिए। किसी भी सर्विस को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने यूजर के साथ, एडी यूजर के साथ, उस सर्विस को ओपन करिए।
और ओपन करने के बाद एक्सेस कंट्रोल का ऑप्शन आपको हर एक सर्विस में मिल जाएगा। वीएम ओपन करेंगे तो वीएम के ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर आप नेटवर्क पे जाएंगे तो नेटवर्क में भी मिल जाएगा, अगर आप वेब सर्वर, डेटाबेस, स्टोरेज कुछ भी आप हैंडल करना चाहते हैं, हर एक केस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आईएम का, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन आईएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में, और आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड का। ऐड पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको, ऐड रोल असाइनमेंट, और दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड को एडमिनिस्ट्रेटर। आप एज ए को एडमिन बनाना चाहते हैं या फिर आप एज ए रोल असाइन करना चाहते हैं कि आप जितना इसको टास्क दें बस उतना ही टास्क परफॉर्म कर पाए, एक लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप ऐड रोल असाइनमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, जॉब फंक्शनल रोल है और प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल है। जॉब फंक्शनल रोल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बैकअप ऑपरेटर, बैकअप कंट्रीब्यूटर, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लैब, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, रीडर एंड डेटा एक्सेस, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, स्टोरेज में एसएमबी का एक्सेस होगा, लाइक दैट। और प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर में सेलेक्टेड रोल है, ऑनर बना सकते हो आप, कंट्रीब्यूटर बना सकते हो, आपको यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो, या आरबैक एक्सेस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक इट कंट्रीब्यूटर। क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे इसमें, ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज बट डज नॉट अलाउ यू टू असाइन रोल इन एज्योर आरबैक मैनेजमेंट। सारे ऑप्शंस लगभग रहेंगे बट कुछ सर्विसेज रहेंगी आरबैक की सर्विसेज वो असाइन नहीं कर पाएगा। डज नॉट अलाउ यू टू असाइन रोल इन एज्योर आरबैक, अगर आप इसको ऑनर बना देते हो तो ये इसको पूरी परमिशन मिल जाती है, ये बंदा खुद आरबैक के जरिए किसी दूसरे यूजर को सर्विस असाइन कर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट कंट्रीब्यूटर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर की तरह टास्क परफॉर्म करे। नेक्स्ट किया, कंट्रीब्यूटर बनाया। अब ये पैनल जो है मेंबर्स का है, मेंबर यानी उस यूजर की इंफॉर्मेशन, हम AWS नाम दे देंगे यहाँ पे। ग्रुप का ऑप्शन भी है, ग्रुप भी दे सकते हैं, AWS यूजर भी, यूजर को भी असाइन कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या असाइन देना चाहते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड, अपना यूजर ऐड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड असाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं। वी सक्सेसफुली असाइंड द रोल, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली रोल को असाइन कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू चेक, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि क्या जो ऑप्शन हमने असाइन किया है, क्या हमने जो स्टोरेज असाइन किया है वो स्टोरेज आप जिस यूजर के लिए असाइन किया है, AWS यूजर के लिए जो असाइन किया है, क्या हम उस यूजर को, यूजर के पास स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। सो लेट्स चेक इट। बैक टू द पोर्टल, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल इस पे रिफ्रेश कर देना है पेज को, थोड़ा सा वेट करना है और रिफ्रेश कर देना है पेज को। Wait for few seconds. And we are able to find the same storage जो आपने शेयर किया था। आप देखिए सेम स्टोरेज यहाँ पे दिखने लगा। बाकी कोई भी सर्विस आपको नहीं ऑथराइज है, आप केवल ये सर्विस जो है ना आसानी से मैनेज कर सकते हैं चीजों को। स्टोरेज के आप ऑनर हो, मीन्स स्टोरेज की एक्टिविटी को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर अबाउट द आरबैक सर्विस? बट अभी हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर यूजर को सर्विस प्रोवाइड की है।
एक राइट्स दिए इंडिविजुअल हैं, अगर हमें किसी राइट्स ग्रुप को देना हुआ तो? सेम ही ऑप्शन है ना। आप रोड पे जब जाएंगे, जब आप रोल असाइन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दोनों हुँ, ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे रोल असाइनमेंट में मान लीजिए हमने प्रिविलेज प्रोवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर का हुँ, और इसको बना दिया कंट्रीब्यूटर। जब आप नेक्स्ट करेंगे मेंबर वाले पैनल पे, तो यहाँ पे कुछ भी दीजिए आप, अच्छा ग्रुप, ओके यूजर सर। ग्रुप आर सर्विस प्रिंसिपल, तो ऐड पे क्लिक करोगे तो जैसे हमने यूजर का तो नाम यहाँ दिया पे था, आप अपने ग्रुप का तो नाम यहाँ दे पे ग्रुप दीजिए। भी शो अगर होगा। आपने क्रिएट, हाँ जी, अगर आपने क्रिएट किया है कोई यूजर अपना ओके, कस्टम, तो आप उस ग्रुप का नाम दे दीजिए, वो डेफिनेटली आपको अप्रूव कर देगा। तो एक साथ 10 यूजर आपने ग्रुप में ऐड किए हैं, तो 10 के 10 यूजर को असाइन हो जाएंगे सिर्फ परमिशन। ओके सर, ठीक है। तो आरबैक के ओके। जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने परमिशन को शेयर कर सकते हैं। नाउ चलो, अभी तो ये बेसिक सी बात हुई। अभी हमने केवल बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा है यूजर्स के अंदर आरबैक सर्विस। आरबैक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आरबैक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया है और वी आर ऑन पेज ऑफ यूजर। आप ये नहीं सोचना है कि आरबैक का कॉन्सेप्ट है, नहीं, अभी हम यूजर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यूजर के अंदर क्या क्या सेटिंग्स हो सकती हैं, क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक यूजर को जब आप ओपन करोगे, प्रॉपर्टीज इसकी ओपन करोगे, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप प्रॉपर्टीज एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो नॉर्मल है। रीसेट पासवर्ड और रीवॉक सेशंस, दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। रीसेट पासवर्ड, मान लीजिए आपने किसी अपने न्यू ज्वाइनर को ये यूजर असाइन कर रखा है, पासवर्ड शेयर कर रखा है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो पासवर्ड भूल जाता है, तो ही विल कोऑर्डिनेट टू यू, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, वो आपसे डिस्कस करेगा। और व्हाट यू नीड टू डू, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, you need to as per the requirement of client, you need to coordinate, you are able to reset their password. What is revoke session? revoke session क्या होता है? आइडिया नहीं है सर। एक्सेस को रिस्टोर करना, रिवोक। मल्टीपल सिस्टम में अगर उसने लॉगिन कर रखा होगा तो रिवॉक सिस्टम से सिस्टम लॉग आउट हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, हमने तो एक बंदे को ऑथराइज किया है। अगर गलती से आपका पासवर्ड या यूजर आईडी किसी ने हैक कर लिया है और वो बंदा किसी दूसरी लोकेशन से बैठ के लॉगिन कर रहा है, तो हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये हमारा बंदा है या किसी ने दूसरे ने लॉगिन कर रखा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, अगर आपको फील होता है कि नहीं ये मिस यूज हो रहा है हमारे अकाउंट का, तो आप क्या करेंगे, सेशन को रिवोक करके पासवर्ड रीसेट कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो बंदा हैक किया है या अनइथिकल तरीके से चीजों को एक्सेस कर रहा है, हमारे अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो पहला तो उसका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट करने के बाद तुरंत आप पासवर्ड रीसेट कर देंगे, तो नए पासवर्ड को उसकी इंफॉर्मेशन नए हैकर के पास नहीं जाएगी। तो ये भी एक मेथड हो सकता है हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इज दैट करेक्ट? अगर हम यहाँ पे रीबॉक सेशन करते हैं, अब देखिए ये अकाउंट है एडब्ल्यूएस के नाम से, हम अभी एडब्ल्यूएस की प्रॉपर्टीज पे हैं। चलिए देखते हैं रीबॉक करके। रीबॉक किया एंड थोड़ा सा इंतजार करेंगे। दिस विल रिवोक ऑल सेशन फॉर द यूजर AWS, requesting the user to resign in from the all devices। चलिए रीसेट कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं और दूसरा पेज भी जो लॉग इन है इस टाइम पे उसको भी रिफ्रेश करते हैं। मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ये आपका सेशन जो है ऑटोमेटिक साइन आउट होना चाहिए।
It is in progress. We have to wait for a few more seconds. मे बी कि हमने दोनों ही अकाउंट को सेम ही डिवाइस से लॉगिन किया है, इस वजह से इश्यूज आ रहे होंगे. बट इट विल री इट विल गिव यू ऑप्शन टू री लॉग इन. बेसिकली ये ऑटोमेटिक साइन आउट कर देगा एंड यू हैव टू प्रोवाइड द यूजर आईडी एंड पासवर्ड. फिर से आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड देंगे एंड देन यू आर एबल टू एक्सेस द सर्विसेज. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ Revox. ठीक है. अनदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज. रीसेट पासवर्ड हमने देख लिया एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो एक MFA का टॉपिक है दैट वी नीड टू डिस्कस कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या, कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं टू कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर. इस AD यूजर को MFA प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या ऑप्शन हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें मैनेज करने पड़ेंगे. So these all are the points that we need to discuss. So let's talk about the concept of multi-factor authentication. But उसके पहले एक छोटा सा break ले लेते हैं and after the break we'll connect again. Is that okay? Yes, sir. Let's Yes, take sir. a 10 minute break ना, 10 मिनट का break ले लेते हैं थोड़ा सा breathe up के लिए, फिर उसके बाद हम continue करेंगे. ठीक है. चलो, This thank you so conference much. will now be recorded. You guys are free ताकि आप अपना थोड़ा सा फीडबैक देते रहेंगे ना, तो we'll try to improve our teaching style as well. मतलब anyhow आपको बेनिफिट होना चाहिए, that's it. आई होप यू ऑल ऑफ यू एबल टू सी माय स्क्रीन. यहाँ पे हम एडी के पैनल पे चल रहे हैं और एडी के पैनल के अंदर हमने यूजर्स पे क्लिक किया था, एक यूजर क्रिएट करके देखा और उसको आरबैक के थ्रू सर्विस असाइन की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और क्या होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं. रिसेंटली जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, अगर हम बात करें लास्ट 3 साल से, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आप में बहुत सारे अपडेट किए, बहुत सारे चेंजेस किए अपने अकाउंट के साथ. अभी अगर आपको याद हो कि अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट क्रिएट करते हो, चाहे वो ऑफिस 365 हो, चाहे आपका एज्यूर का पोर्टल हो, चाहे आपका आउटलुक पे कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, हर जगह पे किसी भी लोकेशन पे अगर आप अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं 365 पे, तो ये आपको 14 डेज का ऑप्शन देता है कि आप 14 दिन तक बिना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के यूज कर लो, कोई तकलीफ नहीं होगी. लेकिन आफ्टर 14 डेज आपको मैंडेटरी है कि MFA लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज इन्होंने बैकएंड से अप्लाई की है. बैकएंड से इन्होंने कंफर्म किया है कि यू मस्ट नीड टू अप्लाई इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टली आप पर यूजर MFA पे क्लिक करिए, या आपको नया पेज ओपन करके देगा, सेम अकाउंट से साइन इन करिए. दोनों यूजर आपको दिखाई पड़ रहे हैं. दिस इज माय रूट अकाउंट और उस पे इन्फोर्स्ड है. इन्फोर्स्ड इन द सेंस
कि आई हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फोर्सफुली आपको एमएफए की अथॉरिटी देनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है अपने पास AWS का, और AWS का यूजर इस पे इनेबल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू इनेबल इट। इनेबल द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब जब बंदा इस यूजर को लॉगिन करेगा ना, मैंडेटरी है उसके लिए, मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया और यूजर आईडी पासवर्ड, टेम्परेरी पासवर्ड और यूजर नेम हम अपने इस यूजर को नए इंजीनियर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कर दिया। portal.azure.com लॉगिन करते हैं, और जो भी पासवर्ड आपने रखा था वो पासवर्ड आप दीजिए। इसके बाद ये रीडायरेक्ट करेगा आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के पेज पे। दिस इज द MFA पेज। मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया। ये ऑप्शन कहाँ से आया था इनेबल डिसेबल करने का मल्टी फैक्टर? आप रूट पे आ जाओ, ये रूट है अपना, रूट अकाउंट है पोर्टल का, एज्योर एडी का पोर्टल दिख रहा है आपको अकाउंट, और यहाँ पे यूजर्स के पैनल पे लास्ट के ऑप्शन पे दिखाई पड़ रहा है पर यूजर MFA। पर यूजर MFA पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके। एंड वी आर एबल टू फाइंड द यूजर्स इंफॉर्मेशन। सेलेक्ट करिए अपने AWS या जो भी यूजर क्रिएट कर रखा है, और इसको आपको इनेबल कर देना। डिसेबल तो तभी आएगा ऑप्शन जब आपका इनेबल रहेगा। तो अभी हमने इसको इनेबल किया, ये कुछ ऐसा दिखेगा पेज। आई एम गोइंग टू यूज माय कॉन्टैक्ट नंबर टू क्रिएट MFA। कई तरीके हैं MFA बनाने के। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप कॉन्टैक्ट डिटेल पे मेंशन कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉल पे कर सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल एप्लीकेशन ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, उस ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए भी तैयार किया जा सकता है। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड माय कॉन्टैक्ट नंबर, जिसपे हमें OTP असाइन होगा, OTP मिलेगा, और उसी OTP के जरिए हम इसको लॉगिन कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको इस पे 6 डिजिट का कोड असाइन होगा, और ये 6 डिजिट का कोड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑन एवरी लॉगिन। I'm just going to provide the code. चलिए, we successfully configured and we have another authentication app, क्योंकि हमने 2 पे ऑथराइज किया है, तो यहाँ पे एक मेल आईडी भी, आप पर्सनल मेल आईडी भी दे दीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड माय ओन मेल आईडी। अब आपको 2 जगह पे ऑथेंटिकेटर ऐप आएगा, कोड आएगा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिल द कोड जो कि हमें मेल पे रिसीव हुआ है। प्रोवाइड द 6 डिजिट कोड फ्रॉम मेल एज वेल, जो मेल पे रिसीव हुआ है। लेट मी प्रोवाइड 26 and click next. We successfully activated multi-factor authentication for our टाटा यूजर। टाटा यूजर के लिए हमने MFA को सक्सेसफुली ऑथराइज कर दिया। अब कोई भी बंदा इसको लॉगिन करेगा, कोई भी बंदा इसको लॉगिन करेगा, और उस केस में यूजर आईडी पासवर्ड के जरिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे जो कोड रिसीव होगा वो कोड भी देना जरूरी है। लेट मी ट्राई टू साइन आउट एंड साइन इन करने की कोशिश करते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली सेंड अस वन कोड। पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड के साथ साथ आपको कोड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू लॉग इन। कोड कॉल पे भी मंगा सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो टेक्स्ट इट।
चलिए वेरीफाई करिए इसको। नाउ यू आर एबल टू लॉग इन। सो अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो एज पर द नेम सजेस्ट MFA। Now let's talk about multi-factor authentication. So it's a basically uh, yes, two-way authentication, multi-factor authentication, second layer of security, कुछ भी बोल सकते हैं। This is the part of multi-factor authentication. Any doubt, any question? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, MFA को क्लियर कर दें हम लोग। लाइक हाँ सर। चलो नेक्स्ट, ये अपने पास अभी हम लोग वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ आवर यूजर्स मैनेजमेंट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ सर, एक सजेशन था या सजेशन या हाँ समझिए, मतलब हाँ, प्लीज प्लीज। रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने अभी हम लोगों ने पिछला कवर किया, एक यूजर वाला पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया, तो उसके जो सब ऑप्शंस हैं तो सेम टाइम में अगर हम वो भी कवर कर लेते तो एक मतलब पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। जैसे उसका अगर रिव्यू भी मिल जाए, जैसे यूजर्स पे था वो हमने रिवोक वगैरह किया, बट जो लेफ्ट साइड एडिट लॉग्स वगैरह, तो उन सब का यूजेस क्या होता है, किस टाइम उसको यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, तो उसका भी अगर रिव्यू आप करते चले सर तो मतलब मुझे लगता है ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हम लोगों के लिए। नहीं नहीं, टास्क हमने आई थिंक डिस्कस किया ना अबाउट द यूसेज ऑफ आवर रिवोक। रिवोक के बारे में हमने बात की ना कि एग्जैक्टली क्या है इसका काम। हाँ सर, हाँ सर, रिवोक के बारे में बात की सर। उसी पेज पे सर लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन थे एडिट लॉग वगैरह करके, वेट 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 वेट, आ जाते हैं तो पेज वो पे। सब ऑप्शन भी अगर हाँ जी, यूजर्स पे सर, यहाँ के यूजर्स बाद को ओपन करते हैं। आ गए यूजर की प्रॉपर्टीज पे। हाँ ये सर ये लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है एडिट लॉग, साइन लॉग्स, दिस वन। लेफ्ट नहीं नहीं, साइड में इनके इसको बाद ऑप्शंस लिखे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इन हाँ इनके सर, इन इनकी पे बात भी। कर रहे वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ योर यूजर्स मैनेजमेंट। तो अभी भी हम यहीं पे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। वी आर स्टिल ऑन सेम पेज। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ का ऑप्शन था, इस वजह से हैं। हमने मैनेज कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। चलो ये MFA को ओके करो। MFA क्लियर है? यस सर, एमएफए क्लियर है। ठीक है। Multiple options we are able to find in the properties of our user, and you know that we are responsible to understand about the another part that we have now. Let's talk about, चलो ये तो हो गया यहाँ पे। Wait, in the users properties छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ऑप्शंस हैं अपने पास यूजर्स की प्रॉपर्टीज के अंदर, ऑडिट लॉग। द मीनिंग ऑफ ऑडिट लॉग इज बेसिकली जब भी हम अपने यूजर को लॉग इन करते हैं, ठीक है, जब भी हम अपने यूजर को लॉग इन करते हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट इन एनी केस। किसी भी सर्विस को हम टास्क परफॉर्म करते हैं ना, तो वो आपको कुछ लॉग्स जनरेट करते हैं। कुछ थर्ड पार्टी लॉग रीडर आते हैं जिनके थ्रू हम लॉग को रीड करते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऑडिट लॉग।
सो ऑडिट लॉग का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने यूजर के साथ जो जो एक्टिविटी करोगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जो जो एक्टिविटी करोगे इन द सेंस कि जैसे हमने यूजर क्रिएट किया, एक छोटा सा एग्जांपल ऑडिट लॉग को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूजर को के की प्रॉपर्टीज के साथ जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए हमने एक एज्योर एडी यूजर तैयार किया, ठीक है, द नेम ऑफ एज्योर एडी यूजर इज AWS, ठीक है, और इस AWS यूजर को के ऑडिट लॉग को समझना चाहते हैं कि है क्या एक्चुअली। डे वन हमने इसका पासवर्ड रीसेट किया, पहला काम हमने क्या किया, पासवर्ड रीसेट किया, जो कि मैंडेटरी है क्योंकि जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं ना आपको टेम्परेरी पासवर्ड मिल जाता है। आपने एक काम किया, पासवर्ड रीसेट किया। दूसरा काम किया आपने RBAC असाइन कर दिया, रोल बेस एक्सेस असाइन कर दिए। तीसरा टास्क हमने इसको ना MFA प्रोवाइड कर दिया, बी असाइंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चौथा टास्क हमने इसको मान लीजिए SSPR एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो टास्क हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो सर्विसेज हम इसको एडिशनल सेटिंग्स इस पर्टिकुलर यूजर के साथ करते हैं ना, इनके सबकी इंफॉर्मेशन ऑडिट लॉग के अंदर स्टोर होती रहती है। अगर आप रूट अकाउंट की पोर्टल की यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाओगे ना, एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन जो आपने अपने यूजर के साथ एक्टिविटी कर रखी है ना, एक एक सेकंड की अपडेट आपके इस यूजर की इस लॉग में जनरेट होती रहेगी। ऑथेंटिकेटर मेथड या आपका कोड डायरेक्टरी इन द सेंस जो लॉगिन हमने यूज किया, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता रहेगा। जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे इस यूजर के साथ वो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता रहेगा। अब देखिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने एक्टिवेट किया था, SSPR उसके साथ कॉन्फ़िगर हुआ, पासवर्ड रीसेट हुआ, वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट हो गया। जब हमने पासवर्ड इसका चेंज किया था 8:53 पे, जब हमने पासवर्ड पहली बार रीसेट किया था उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। ऑथेंटिकेशन मेथड जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने नॉट नॉट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो भी हमने इसको लॉगिन किया था नया यूजर असाइन करके, उसके थ्रू हमने ये एक्सेस मिल गया। तो मींस यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट हैपन विद योर यूजर, सिंपल। आप इस यूजर के लॉग्स को लॉग डाउनलोड करके रख सकते हैं इन फॉर्मेट ऑफ फाइल। सेकेंड ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है साइन इन लॉग्स। तो साइन इन का मतलब है कि जो लॉग यूजर को आप लॉग इन कर रहे हैं, कितनी बार आपको सक्सीड मिल रहा है, कितनी बार इंटरप्ट हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन लॉग इन से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। कितने बज के कितने मिनट पे लॉग इन किया उसकी इंफॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पे ये टाइमिंग और डेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन यूजर की इंफॉर्मेशन है, तीसरा ऑप्शन है एज्योर के पोर्टल पे लॉगिन किया है, माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे लॉगिन किया है, किसी टूल के थ्रू लॉगिन किया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। प्लस ये आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस भी बता रहा है 182.69.77.168, किस लोकेशन से, दिल्ली लोकेशन से आपने लॉगिन किया है इसको, क्योंकि आपका ISP आपको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे हो। कंडीशनल एक्सेस हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगर किया, तो ये MFA बता रहा है, इसके पहले सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। पब्लिक आईपी एड्रेस 182 डॉट समथिंग, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं व्हाट्स माई आईपी करके देखते हैं, दोनों की आईपी एड्रेस मैच होनी चाहिए। आप देखिए 182.69.177.168 ये आईपी एड्रेस हमें असाइन हो रही, ये आईपी एड्रेस हमें दिखाई पड़ रहा है। और यही आईपी एड्रेस हमारा जो लॉगिन पेज है जहां से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं ना लॉग्स की, वहां पे भी सेम आईपी एड्रेस दिखाई पड़ रही है, इवन लोकेशन भी हमें दिखाई पड़ रहा है। आप साइन आउट करिए, साइन आउट का भी एक लॉग जनरेट हो जाएगा। आप गलत पासवर्ड देकर एंट्री करिए तब भी एक पास जनरेट हो जाएगा लॉग। सेम ऑप्शन एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये दो ऑप्शन क्लियर हैं, प्लीज कंफर्म। यस सर, क्लियर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
असाइन रोल में कुछ भी नहीं है। असाइन रोल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रोल मल्टीपल बिल्ट इन रोल अवेलेबल हो जाते हैं। एक तरीके से डेलीगेशन करना है, आपको अपने यूजर को डेलीगेट करना है, उसके राइट्स को बढ़ाने हैं, उसकी परमिशंस को बढ़ानी है, तो डेफिनेटली रोल असाइनमेंट कैन हेल्प यू। आप सिंपल सा क्लिक करेंगे असाइनमेंट रोल में, ऐड असाइनमेंट्स में, और आप देखिए ये सभी बिल्ट इन रोल है। ये बिल्ट इन रोल है। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देना चाहते हैं, आप इसको टेनेंट क्रिएटर का राइट्स देना चाहते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं कि ये नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करेगा, ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपल डीएनएस डायनेमिक 365 का रोल असाइन करना चाहते हैं। तो एज पर द requirement, you can proceed and configure the role to enhance the security, enhance the value of your user, not value, आप इसके राइट्स को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस। इज दैट ओके गाइस? प्लीज कंफर्म। ये सर ऑल गुड। Yes, sir. है ना? तो ये देखो, अभी तो चलो हमने बेसिक सा टास्क किया कि ठीक है यहाँ से ये हो जाता है, यहाँ से ये असाइन कर लेते हैं, बट वी शुड नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। हमें इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सके कि ठीक है, थ्योरेटिकल तो हमने समझ में आ गया था, बट इसको यूज कहाँ पे करेंगे, रियल टाइम पे यूसेज कहाँ पे है, तो वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक करेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन को शेयर करना है, इसको एडमिन बनाना है, सेकेंड एडमिन बनाना है, तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट असाइन कर सकते हैं। इसका खुद का सब्सक्रिप्शन होगा, नॉट नॉट खुद का सब्सक्रिप्शन, आपका जो रूट सब्सक्रिप्शन है वो आप अपने AWS को देना चाहते हैं, मतलब अपने सब्सक्रिप्शन को डिवाइड करना चाहते हैं। एक रोल असाइन करना अलग है, एक सब्सक्रिप्शन असाइन करना, दोनों का टास्क अलग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिकल किया था कि AWS यूजर को हमने स्टोरेज का एक्सेस दिया था। ये हमारा रूट अकाउंट है एंड दिस इज आवर AWS अकाउंट जो इसी का मेंबर है। ये रूट है और ये AWS है। अब रूट के पास डेफिनेटली इसका खुद का सब्सक्रिप्शन है MSDN। आपने मल्टीपल सर्विसेज तैयार कर रखे हैं, एक आपने VM बना रखा है, आपने स्टोरेज बना रखा है, आपने नेटवर्क बना रखा है, चलिए मल्टीपल सर्विस हो गई। आपने रोल के जरिए इसको आई थिंक स्टोरेज दे दिया केवल। अब ये बंदा जो है ना केवल स्टोरेज के में चेंजेस कर पाएगा, स्टोरेज की एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा, जो भी टास्क होगा वो सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड मैनेज करेगा। ये बंदा अपना खुद का स्टोरेज नहीं बना पाएगा, ये बंदा खुद की वर्चुअल मशीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसके पास आपने एक सिंपल सा रोल प्रोवाइड कर दिया। आप चाहते हो कि ये बंदा जो है ना खुद की VM तैयार करे, खुद का स्टोरेज तैयार करे, खुद का नेटवर्क स्टैब्लिश कर पाए, तो वो पॉसिबल कब है? जब आप अपने सब्सक्रिप्शन में इसको ऐड कराओगे, जब इसको अपने सब्सक्रिप्शन में अटैच कराओगे। अब जैसे ही इसको सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ही विल बी एबल टू परफॉर्म नॉट ऑल 75 टू 80% टास्क ये खुद परफॉर्म करना लगेगा। 75% टास्क ये अपने आप से खुद परफॉर्म करने लगेगा। क्या क्या नहीं कर पाएगा? ये आपके सब्सक्रिप्शन को डिलीट नहीं कर पाएगा, ये आपके लिए न्यू सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं कर पाएगा, ये अकाउंट पे नया सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं कर पाएगा। नंबर थर्ड, ये आपके पोर्टल पे ये आपके पोर्टल पे व्हाट वी कैन से दैट ये आपके पोर्टल पे बिलिंग की एक्टिविटी नहीं मैनेज कर पाएगा। ये आपके जो यूजर है वो बिलिंग एक्टिविटी नहीं मैनेज कर पाएगा, ये इनवॉइस को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब बिल से रिलेटेड ये कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा। हाँ, न्यू यूजर भी नहीं बना पाएगा ये।
ये नए यूजर को भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये जो टास्क है ये नॉट अलाउ। बाकी क्या क्या टास्क परफॉर्म कर पाएगा ये? टास्क की बात करें, अदर टास्क की बात करें, वीएम ऐड करना, स्टोरेज ऐड करना, नेटवर्क ऐड करना, ये सभी टास्क जो है ये बंदा आसानी से परफॉर्म कर पाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अगर आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के जरिए सब्सक्रिप्शन का शेयर किया तो ये सारे टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा ये। इज दैट ओके? ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एप्लीकेशन हमने कोई असाइन नहीं किया, अभी कोई क्रिएट नहीं किया तो असाइन नहीं कर पाएंगे। लाइसेंस का पार्ट आया नहीं, अभी अभी हमने कोई भी लाइसेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया कि एडी के पास लाइसेंस क्या क्या रहते हैं। डिवाइसेस, अगर आप अपने इस यूजर का इस्तेमाल करके किसी ऑन प्रोमाइसिस डिवाइस को इनरोल कराओगे इंट्यून पे या एडी ज्वाइन कराओगे तो उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो हम ये पार्ट भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैनेज करने का काम करेंगे। Is that okay? So let's go through the entire topics that we completed today. And if you feel like if you have any question or doubt, please let me know. हाँ सर, ये क्वेश्चन है एक बार, सर, हाँ एडी के थ्रू डोमेन ज्वाइन करते हैं हम हाँ, और इसके एजोर एडिट के थ्रू ज्वाइन कराते हैं डिवाइस को, तो क्या दोनों साथ में हम कर सकते हैं एक मशीन पे? एजोर के थ्रू भी ज्वाइन करा दें और एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू भी ज्वाइन करा दें? पॉसिबल है। आप लोकल एडी, आप लोकल एडी की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। आपने लोकल एडी भी बना रखा है और आपने एज्योर पे पोर्टल पे भी परचेज कर रखा है, मतलब पोर्टल पे भी आपको एक एडी का ऑप्शन मिल रहा है और आप चाहते हैं कि जो मशीन हमारी ऑलरेडी उसका मेंबर है, मींस डोमेन का मेंबर है ना? आप चाहते हैं कि उस यूजर को एज्योर पोर्टल पे भी इनरोल कर पाए। बिल्कुल पॉसिबल है, होता है बिल्कुल। ऑटो पायलट तभी तो काम करेगा। वी हैव ऑप्शन टू डू दैट, कर सकते हैं। नेक्स्ट। सेशन से क्वेश्चन, सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली जो आपने लिंक हाँ भेजा है वीडियो डाउनलोड करने का, तो हाँ वो हाँ, में से चैट और इन्फॉर्मेशन वाले सेशन डाउनलोड हो रहे हैं, बट वो स्लाइड और वीडियो सेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप अपने ब्राउजर को, सर सॉरी मुझे भी सॉरी, लिंक नहीं मिला है। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं भेज देता हूँ। ओके सर। आप सर अपने वो डाउनलोड नहीं हो रहा, ब्राउजर तो उसका को, क्या सोल्यूशन फॉर साइन? नहीं नहीं नहीं, ब्राउजर को चेक करो, ब्राउजर पे पिंग करो। आप ब्राउजर एक जी बार चेंज करके चेक करो। वो जब आप ठीक है सर। लिंक पेस्ट करोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर पॉपअप होगा अलाउ एंड डिनाई का, तो आप जैसे ही अलाउ पे क्लिक करोगे ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, चेक करेंगे। आप चेक करो ना, उसको डाउनलोड करके अपने मतलब लोकल मशीन पे रख लेना एंड सेव, डेली बेसिस पे सेव कर लेना, क्योंकि ये जो लिंक है ना, मे बी अगर नेक्स्ट टाइम अगर एक्सपायर हो गया तो आपके पास एटलीस्ट कुछ होना चाहिए टास्क। ठीक है सर। एक्चुअली मोबाइल पे सर डाउनलोड पे ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो नहीं रहा नहीं है। नहीं, मोबाइल पे तो नहीं, स्पेस नहीं होगा मोबाइल पे, 200-250 MB 300 MB के आसपास रहेगा। यू शुड ट्राई टू मोबाइल पे डाउनलोड किया, डाउनलोड नहीं जा रहा है। डेस्कटॉप से ही करो। ठीक और है सर सर। जो ये नोट्स है, नोट्स वाला ऑप्शन है, वो भी आप फॉरवर्ड करेंगे अलग से, या ये तो सिर्फ ये MP4 है पूरे? वन नोट की बात कर रहे हैं, ये